नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो आपके जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है ना। इस जीके जीएस की सीरीज में हमने कहा था टोटल 35 वीडियो आने वाली। इन 35 वीडियो में से आप 21वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे तथा पीडीएफ के साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। इस बात की पता चल गई होगी दोस्तों कि हमारा जो कंटेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए क्या होता है, कितना रोल अदा करता है। आज यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। मैंने राज्य सरकार के लिए पहली बार प्रैक्टिस सेट चलाया था। इससे पहले मैं सिर्फ एसएससी के लिए क्लासेस चलाता था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अनुभव भी कम था। फिर भी हमने 70% क्वेश्चन की बात करी थी, लेकिन यहाँ 80% से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। कोई भी बात हवा में नहीं होता। आप जो वीडियो बनाया है यूपी पुलिस वाला, उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं या फिर किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है, विश्व डेफ बधिर यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, एक्स्ट्रा फैक्ट होती है एक प्रश्न के कई सारे। ये फैक्ट आपको कवर करते जाना है। इंडिया की कोई भी एग्जाम में एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग और पीसीएस के एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में इतना से काम नहीं चलता है और भी चाहिए। ठीक है, तो विश्व डेफ बधिर यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ था ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, विश्व युवा बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप जुलाई 2023 ब्राजील के शहर पारडी मिनास में किया गया, है ना, जो एक ब्राजील का महानगर पालिका शहर है ना, यहाँ पे किया गया था। यह विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण था। कैमा एडिशन है भाई, ये भी पूछता आजकल एग्जाम में तीसरा। जैसे मैंने कहा कि भाई अभी खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है आपका 2024 में हो भी गया है ना, आप सोते रहो। तो ये छठा संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, संस्करण भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत को कितने पदक मिले? तो कुल 9 पदक मिला था। कहाँ पे भाई? बधिर वाला, है ना, डेफ वाला। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में कल परसों जो एग्जाम होगा आपका, जब भी होगा भैया, पता नहीं कब से स्टार्ट हो रहा है, परसों से स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा पहले दिन तहलका मचाएगा, ये तीरंदाजी वाला मचाएगा। ठीक है, ISSF वाला मचाएगा जो नीचे वाले स्लाइड में है। पहले तीरंदाजी देख लीजिए। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 जर्मनी के बर्लिन में हुआ। यहाँ भारत के अदिति स्वामी, है ना, ये मात्र 17 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज बन गए हैं इस प्रतियोगिता में, यानी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। तो ये भी आपको याद रखना है। अदिति स्वामी का संबंध किससे रहेगा? तो तीरंदाजी से, आर्चरी से रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक अदिति अशोक है, मैंने बताया वो क्या है, वो भारतीय पेशेवर महिला गोल्फर है। दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसीलिए मैं बता दिया हूं यहाँ पे। तो ये भी एक रिकॉर्ड ये अदिति स्वामी के नाम है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ ये आपने देख लिया, बर्लिन में हुआ है ना। इनके अलावा ISSF विश्व कप 2024 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ की एक एक बात आप ध्यान रखेंगे। जनवरी माह में हुआ है और आपका एग्जाम फरवरी के लास्ट में होने जा रहा है। तो आपके लिए ये गोल्डन क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेंगे। ISSF विश्व कप 2024 में मिस्र काहिरा में हुआ है। कहाँ पे? मिस्र के काहिरा में हुआ है। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर वाली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये क्योंकि ये उभरता सितारा, तो इनको तो पूछेंगे ही पूछेंगे। बाद में की जो स्वर्ण पदक आया इन सब का मैं नाम लिख लिया हूं। 6 स्वर्ण पदक किस खेल में आए और किसके द्वारा आए, क्योंकि ये इंपोर्टेंसी रखती है। ठीक है, तो एक तो दिव्यांश सिंह पवार हो गया, पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। रिदम सांगवान, उज्जवल मल्लिक कंबाइन रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक, है ना। इनके अलावा सोनम उत्तम मस्कर महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक। अर्जुन बबूता, सोनम उत्तम मस्कर, ये दोनों कंबाइन रूप से। फिर क्या होता है कि अलग अगर आप सिंगल जीते हैं तो व्यक्तिगत हो गया, अगर आप दुगो के साथ जीते हैं, दोनों जेंट्स हैं, तो पुरुष युगल कहलाता है। अगर आप एक जेंट्स हैं और एक लेडीज आपके साथ कोई मिलके जीते हैं तो मिश्रित युगल कहलाते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बबूता, सोनम उत्तम मस्कर, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित में रजत। यहाँ पे 6 पदक के साथ ही भारत का रैंक है पहला। ये अपने आप में इन्हें खास बनाता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के लिए। तो ये ध्यान जरूर रखें। ठीक है, 6 पदक में जो है पहला रैंक प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
अनुराधा देवी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक, अखिल स्योरन पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक। तो यहाँ पे जो भी पदक है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि गोल्ड कितना हमने बताया, क्योंकि ये 6 पदक का जो है आपके पास विवरण है और 6 पदक के साथ ही भारत को पहला स्थान हासिल हुआ था। ठीक है, इनके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 यह कहाँ पे हो रहा है, तो ये डेनमार्क में हो गया, माफ कीजिएगा ये हो गया है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 ये मलेशिया में हो रही है ना। ये 2-3 दिन में इसके पूरे पदक टैली आ जाएंगे तो फिर इस पे बात कर लेंगे विस्तार से। फिलहाल आप इतना समझिए, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हो रहा है, तो मलेशिया में, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ, तो डेनमार्क में। इन दोनों में फर्क आप समझ रहे होंगे। इसमें एशियाई शब्द लगा है मतलब एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें विश्व लगा है तो विश्व के जो भी खेलना चाहे, जिसको भी एंट्री और क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 50वें राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, अब ये आ गया भैया राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, वो एशियाई देखिए, एक विश्व स्तर पर देखिए और एक देश स्तर पर देखिए। तो ये राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल के विजेता जो है ये चिराग सेन है ना। चिराग शेट्टी भी है, ये चिराग सेन है ना, सही लिखा है, चिराग सेन ही है। और महिला एकल के विजेता अनमोल खरब है, अनमोल खरब है। यह मैच गुवाहाटी के आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे महिला एकल और पुरुष एकल के विजेता। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा निम्नलिखित में से जैविक सेल का उदाहरण कौन सा है। जैविक सेल, सेल होता है ना, सेल है ना, सेल पत्थर भैया, पत्थर है ना, सेल मतलब बैटरी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बरका सा होना चाहिए, तालब्य सौ वाला है ना। सेल मतलब पत्थर वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन से जैविक सेल के उदाहरण होते हैं। देखिए कोयला जो है ये जैविक सेल के उदाहरण है। कोयला क्या है, जैव पदार्थ से निर्मित चीज है। आप जानते हैं कि कोयला का निर्माण कैसे होता है और कैसे हुआ है, क्योंकि होता हुआ तो हम 10 पीढ़ी तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोयला कोई 2 दिन की प्रोसेस नहीं है बनना, ये हजारों वर्ष की प्रोसेस है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अनवीकरणीय स्रोत है अपने पास, उसका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए, लेस किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं तत्क्षणिक फायदा के लिए जो बड़े बड़े आपका कल कारखाना है, वहाँ पे जो अनवीकरणीय स्रोत है उनका अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जो भावी भविष्य के लिए खतरा है। ठीक है भाई, तो ये कोयला भी अनवीकरणीय स्रोत में आता है, क्योंकि इसकी भी मात्रा सीमित है। हालांकि ये प्राकृतिक चीज से ही निर्मित होती है, पेड़ पौधे के मलबे से ही निर्मित होती है, लेकिन इस प्रोसेस में हजारों वर्ष लगते हैं, इसलिए हम इसे अनवीकरणीय कैडर में रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जीवाश्म वाला सेल कहलाते हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया से क्या निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान अगर ऑप्शन में अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको नहीं है तो आप कह सकते हो आग्नेयी चट्टान, क्योंकि आग्नेयी चट्टान का फॉर्म ही बेसाल्ट चट्टान है। और जब यही बेसाल्ट चट्टान टूटता फूटता है यानी क्षरित हो जाती है तो हमें काली मिट्टी का निर्माण देखने को मिलता है ना। इसीलिए जो डेक्कन का ट्रैप है इंडिया में, उसके आसपास के क्षेत्र में आपको काली मिट्टी वाली एरिया देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि डेक्कन का ट्रैप जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित है। ठीक है मेरे भाई, या फिर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, जो भारत के कई सारे राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 8 मेजर राज्य है, और खास करके जो पेनिनसुलर भारत है वहां पे डेक्कन की ट्रैप की काफी फैलाव है ना। दुनिया में सबसे बड़ा व ऊंचा पठार कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ऑप्शन देता हूं, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, 2 ही ऑप्शन है, सबसे ऊंचा पठार बताइएगा। इसके अलावा रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर का पठार जो है उनको कहा जाता है। तो एक एक बात को ध्यान में रखते चलेंगे। इनके अलावा अवसादी चट्टाचा, बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, मैंने तो बता दिया बाय प्रोसेस। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाई जाती है, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ पाई जाती है वो अवसादी चट्टान में पाई जाती है। और मैंने आपको एक दिन समझाया था है ना कि भाई पेट्रोलियम वगैरह का जो निष्कर्षण है, जो शुद्धिकरण है, वो किस प्रोसेस से किया जाता है, तो आप क्या कहते हो भाई, प्रभाजी आसवन से किया जाता है ना। प्रभाजी आसवन से जो है पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह की निष्कासन या फिर शुद्धिकरण करा जाता है। वहीं हमने समुद्री जल का शुद्धिकरण आपको बताया था, तो समुद्री जल का जो है डायरेक्ट आसवन से। प्रभाजी का मतलब पार्शियली से समझिएगा, आंशिक रूप से समझिएगा। ठीक है, और डायरेक्ट डिस्टिलेशन से हम समुद्री जल का निष्कासन करते हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता चुका हूं कि किसी भी लिक्विड फॉर्म के चीजों को जब नीचे से आप टेम्परेचर देंगे तो वाष्प के रूप में एक परत से टकरा के संघनित होकर एकत्रित होकर दूसरे कंटेनर में गिर जाते हैं, और जो चीज घुला हुआ होता है वो निक्षेप के रूप में मतलब पेंदी में जमा हो जाता है। तो नमक जमा होगा समुद्री जल के केस में, है ना। इनके अलावा चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी
लिम्नोलॉजी कहलाते हैं, है ना, जैसे झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाते हैं भैया। इनके अलावा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, यह क्या है, यह कोयला के फॉर्म होते हैं, ये कोयला के फॉर्म होता है। और ये क्वेश्चन कैसे बना के एग्जामिनर आपको देता है कि निम्नलिखित में से लोहा का कौन सा एक अयस्क नहीं है, उसमें एक एंथ्रासाइट घुसेरा हुआ होता है, क्योंकि लोहा का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट, सीडेराइट, है ना, इस प्रकार से उसी में एक एंथ्रासाइट घुसेर देते हैं जो आपका कोयला का फॉर्म है, न कि लोहा का ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक कार्बनिक मान वाले जो कोयला है एंथ्रेसाइट है, और सबसे घटिया कोयला जो है ये पिट है। ठीक है भाई, इनके अलावा थोड़ा सा पीडीएफ के लिए बता दूं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि इस बार जीके जीएस में मेरिट लाइक नंबर आए मेरा, है ना, तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये, है ना, आपको ये लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, है ना, और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में इसी व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके पीडीएफ बाय कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए उतना ही दाम है जितना एक नोटबुक के लिए है, और नोटबुक आप रफ करके खराब कर देते हैं उतना ही में पीडीएफ आ जाता है। जो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि किसी भी बाजार के 600 के बुक और कहीं के 999 की क्लास पे भारी पड़ेगी, जैसा पढ़ते आया है। बच्चे पहले सुनते नहीं है, अब जो पीडीएफ बाय किया है वही हमारा आगामी पीडीएफ बाय करेगा, वैसा मैं देखता रहता हूं, क्योंकि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है उसका नंबर मैं सेव ही रखा हूं। ठीक है, तो जैसा कि पीडीएफ लेते हैं, फिर नए कुछ मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर से वो पीडीएफ लेंगे। नए बच्चे को विश्वास नहीं होता है, जहां पे भीड़ कम हो वहां पे विश्वास नहीं होता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे साथ भी सेम प्रक्रिया, मतलब फीलिंग आती कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है, कम है, यहाँ मत जाओ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक बार आप विश्वास करके देखिए, पीडीएफ की वैल्यू जो है ना ज्यादा नहीं है, 70 से 90 रुपए में आपको सारे के सारे जो है इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप एग्जाम पास करने के लिए एकदम जो है बेकरार हो जाओगे। पहला प्रश्न है अगला, वर्ष 2024 में उत्तराखंड में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिए कल जो है थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस क्वेश्चन को ताकि आप गलती ना करो। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में रितु बहरी ने शपथ लिया है। देखिए उत्तराखंड जो है ये 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था। बाद में आप जानते हैं कि संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है किसी भी राज्य के नाम, सीमा, बाउंड्री, लेंथ वगैरह के जो है चेंजेस करने के लिए, तो फिर से जो है उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड में जो अभी मुख्यमंत्री साहब हैं ये पुष्कर सिंह धामी साहब है। ठीक है, इनके अलावा इन्हें देवभूमि कहा जाता है, और इंडिया की सबसे बड़ी जो दून है ये देहरादून उत्तराखंड है ना, देहरादून ये सबसे बड़ी दून है इंडिया का। इनके अलावा उत्तराखंड का जो मैक्सिमम पोर्शन है ये आपका कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। कुमायूं हिमालय आपका, हिमालय का अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो कुमायूं हिमालय जो है सेकेंड स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आता है भैया क्या आपका, देखिए मैं पहले बता दूं, अपने क्लास में मैं पढ़ाऊंगा करंट, जाऊंगा हिस्ट्री तक, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, आ जाऊंगा साइंस तक, ऐसा चलता रहता है। जहां तक मैं जानता हूं आपको देना चाहता हूं, और आप बर्दाश्त कर लिए तो आप विजय जरूर होगे। ठीक है भाई, तो ये पहले स्थान पे है ना आपका कौन सा, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, या फिर इसे हम कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, या फिर हम हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं पहले स्थान वाले को। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्थान पे कुमायूं हिमालय है, फिर आगे आएंगे तो नेपाल हिमालय है, और लास्ट में हम इसे असम हिमालय कहते हैं। ये पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण है, इसमें नदी के आधार पे किया जाता है। तो नदी के आधार पे पहला जो है सिंधु से सतलज के बीच में है, फिर सतलज से काली के बीच में, और काली से तिस्ता के बीच में जो है आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा, और तिस्ता से देहांग आपका असम हिमालय हो जाएगा। थोड़ा सा हिमालय की बात कर लेते हैं, जब इतना अच्छा फिगर बना दिया हूं तो। हिमालय क्या है भैया, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, इसमें उद्गार होता रहता है, यानी ये जिंदा पर्वत है, सिंपल सी। इसके अलावा हिमालय की सबसे बाहरी सेक्टर को क्या, या फिर सबसे नया सेक्टर को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पोर्शन होगी। इसके अलावा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, यानी प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित ये आपका पहाड़ है। इनके अलावा जो हिमालय में चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे अधिक हाइट वाली चोटी है, जिसकी हाइट 8850 मीटर आकी गई है। अब तो 8850.5 भी लिखे रहे कहीं कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वलित पर्वत का जो हाइट है ये थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके बढ़ रहा है। तब ये नहीं कि आज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसा नहीं, हजारों वर्ष में 1 मीटर बढ़ेगा, ऐसा इतना समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा जो हिमालय है इसके जगह पे कभी टेथीज सागर हुआ करता था, और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अच्छा, हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र पे जो घास पनप जाते हैं उस घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है
है भाई, तो इतनी बात जरूर ध्यान रखें। बुग्याल, बुग्याल कहा जाता है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को, ठीक है। इनके अलावा आ जाते हैं इधर, तो ये रितु बहरी जो है पहली महिला न्यायाधीश बनी है मुख्य वाली, कहां पे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, ठीक है। इससे पहले रितु बहरी जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कार्यवाहक महिला मुख्य न्यायाधीश, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट यानी जो पंजाब हरियाणा के हैं, तो वहां के भी ये प्रथम महिला न्यायाधीश मुख्य वाली बनी थी। तो ये भी इनके पास एक रिकॉर्ड है, तो 2 रिकॉर्ड इनके नाम से है। इनके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसे कम महत्व के मानेंगे क्योंकि अब ये शायद ना आए। इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अरुण भंसाली है ना, जो आपके मनोज कुमार गुप्ता का स्थान लिए हैं। इनके अलावा फरवरी 2022 में उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चक्रधारी शरण सिंह जो है आपका डिप्यूट हुए हैं। ये सब बदल गए हैं, ये फरवरी में बदले हैं। देखिए 5 दिन में ध्यान क्या देना छोड़ दिया, 3 जगह बदल गए, बताइए। तो इसीलिए बोलते हैं, है ना, नुस्खा के अंतर से खुदा से जुदा हो जाता है, इसीलिए जब तक तैयारी करते हो टकटकी लगाए रखो। इनके अलावा मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एज इट इज बने हुए हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि फातिमा बीबी का निधन हो गया, मैं दूसरी बार इनके रिलेशन में बात कर रहा हूं, मतलब इनके रिगार्ड में, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलवा के दे सकूं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन लाएगा एग्जाम में 100% लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिनका हाल में ही निधन हो गया, 2024 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, 2024 में कितने आदमी को पद्म भूषण दिया गया? ऑप्शन है 15, 17, है ना, 15, 17। इसके अलावा मैं आपको 5 रख देता हूं, बताइएगा पद्म भूषण कितने को मिला था, ठीक से सुनिएगा। इनके अलावा पद्म अवार्ड 132 मिले थे, ये बता दे रहा हूं। फातिमा बीबी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई बनी ही नहीं, तो महिला, मतलब तो एज ए जस्टिस जो डिप्यूट होने वाली थी महिला, ये सबसे पहले आपका कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है तमिलनाडु राज्य में एज ए गवर्नर के तौर पे कार्य कर चुकी है। ये बात ज्यादा इंपोर्टेंसी रखती है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पूछते देखा है कि प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य में राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुकी है, तो उसका आंसर था कहां भैया? राजस्थान। और ग्रुप डी में मैंने लकली बताया था और 2-3 दिन में ये क्वेश्चन छप गया था, वहीं से तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट का सिलसिला शुरू किया हूं, ठीक है भाई। ये मेरी समझ लीजिए पहली जो है तीर था। इसके अलावा भारत में हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश में बनी थी, और अन्ना चांडी सत्र न्यायालय या कहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहिए, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान में अपना 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। 2019 में निर्मित आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये सबसे नवीन है, ये सब ध्यान रखेंगे। और सबसे पुराना हाई कोर्ट 1861-62 में आपका कोलकाता, फिर उसी साल 3 हुआ था, कोलकाता, बंबई और मद्रास, है ना। इलाहाबाद की बात करेंगे 1866 में आया था। पंजाब की बात करेंगे 1916 में आया था। सॉरी जो है ये पटना हाई कोर्ट 1916, पंजाब में तो हाई कोर्ट नहीं है। इनके अलावा फरवरी 2024 में भारतीय राज्य गोवा स्थित ओएनजीसी के सवाईकल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? पंजाब में हाई कोर्ट कहने का मतलब ये मैं कहा हूं कि पंजाब का हाई कोर्ट है, एक्चुअली वहां पर नहीं है। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बड़े बड़े चीज खुद ही उद्घाटन करते हैं, और उद्घाटन करने में 3-4 आदमी का नाम अगर आपको याद न रहे एग्जाम में तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। एक तो अमित शाह साहब होते हैं, अगर आपको रक्षा विभाग से है या फिर कोई पोत वगैरह जो है आपको सेना को सौंपने से बात है तो राजनाथ सिंह साहब का। और इसके अलावा जो बहुत बड़े चीज है जिसका जो है काफी हाईलाइट हो गया है तो वो पीएम साहब, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट याद रखना है। तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इनके अलावा मुंबई में अटल सेतु, देखिए ये इंडिया ही नहीं, ये विश्व स्तर पे जो है चर्चा की बात है, क्योंकि इंडिया में जो है ये अब तक की सबसे लंबी सेतु है जो किसी जलाशय यानी जल के स्रोत के ऊपर बना है। हालांकि ये जल स्रोत नहीं है, महाजल स्रोत है, अरब सागर के ऊपर बना है ये, और ये हिंद महासागर का पार्ट अरब सागर है, यानी समुद्र के ऊपर बना है। 21.8 किलोमीटर लेंथ की यह जो पुल है, जहां पे कहीं 3.5 से 4 घंटा की जो मतलब आपका जर्नी था, सफर था, वो मात्र अब जो है 1 घंटे के अंदर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लिंक है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनका भी उद्घाटन जो है जनवरी में मोदी साहब ही किए थे। इनके अलावा अयोध्या स्थित राम मंदिर का निर्माण जो है कई मंत्रीगण और कई जो है बड़े बड़े नेतागण या फिर जो भी हस्तियां हैं हमारे इंडिया के, उनके समक्ष मोदी साहब का ही नाम रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में कार्यपालिका का मेन उपभोग कौन करता है, मतलब जो पावर है उसका उपयोग कौन करता है? पीएम। तो उस दल में सबसे पावरफुल कौन कहलाएगा? पीएम। तो नाम किसका आएगा? पीएम का। हर जगह क्वेश्चन
क्वेश्चन है भाई, यहाँ भी संविधान का एक क्वेश्चन आप पे दागा हूं कि भाई देखिए कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन जो पावर है उसका यूटिलाइज कौन करता है मेन रूप से, तो पीएम करते हैं। इनके अलावा अबू धाबी में मंदिर बनाया गया है भैया, क्या बात है भाई, मुस्लिम कंट्री में जो है आपका मंदिर देखिए, है ना, तो यहाँ मंदिर बना दिए हैं मोदी साहब की कृपा से, तो ये जो है इनका भी उद्घाटन करने पहुंच गए थे साहब। इनके अलावा सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी के जो है उद्घाटन किए। रक्षा मंत्री इससे पहले 2023 में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव, ये जो है इसका उद्घाटन किया था 2023 में रक्षा मंत्री। ये सियोम ब्रिज है, शिवम नहीं है, ये सियोम है ना, ये सियोम जो है एलओसी के पास है, जो भारत और चाइना को रिलेट करता है। एलओसी और एलएसी करता है, सॉरी एलएसी है ये, ठीक है, और एलओसी करता है भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो एक्चुअल वाला है वो हमारा भारत और चाइना के बीच, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सीधा ये पाकू के बीच, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में भारत का पहला उस एरिया में पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहला पोस्ट ऑफिस कुपवारा इलाके में खोला गया है ना, जो आपका एलओसी के पास होगा। इस रिगार्ड में इसे पहला कहा गया, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में पोस्ट ऑफिस नहीं है भाई, है ना, तो ऐसा मत समझ लेना कोई इस ना। तो ये जो है एलओसी वाले इलाके में पहला पोस्ट ऑफिस है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीआरओ को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। क्यों पूछता है बीआरओ को एग्जाम में, क्यों इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर वाले इलाके में जो है या फिर तटवर्ती इलाका जो है वहां पे रोड बनाने का और देख रेख का काम करते हैं, ठीक है। अभी जो आपने सियोम ब्रिज देखा वो भी निर्माण किसने किया है, बीआरओ ने ही किया है, ठीक है भाई। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के कुपवारा में शारदा मंदिर का उद्घाटन इससे पहले, है ना, ये जो है मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल की महीना रही होगी 2023 में अमित शाह ने जो है दरवाजा खुलवाए थे शारदा मंदिर का, ये भी कुपवारा में ही है। इनके अलावा भारत में बेंगलुरु में पहला 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया। VVI करेंगे क्योंकि जब जस्टिस क्लॉक आ सकता है जो हाईकोर्ट ने लगाया था एग्जाम में, तो ये भी आ सकता है। और ये किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 3D वाला का, तो ये आपका अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। तेलंगाना राज्य के विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का जो है अनावरण किया गया है, ये तेलंगाना में है। इससे पहले आपने जो बंगलोर में देखा था वो डाकघर था भैया। इनके अलावा अक्टूबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के 124 PM श्री योजना के तहत जो आपका स्कूल बना है उनका शुभारंभ किया है। ये आप जानते हैं ना कि क्या होता है, योजना रिजुविनेट करने की जो है एक प्लान है भाई। इनके अलावा अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो मध्य प्रदेश में है इनका उद्घाटन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी हमें इसमें स्लाइड में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार है, ये लास्ट वाला है ना, कि देश में पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहा किया या फिर मध्य प्रदेश में किसने किया, तो आपको आंसर है प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश। इनके अलावा प्रसिद्ध ढेबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ढेबर झील नाम कैसा है, ढेबर है ना, पहले एक ढिबरी होता था, ढिबरी है ना, ऐसा एक मतलब कांच का या फिर कोई और अन्य चीज का जो है होता था, यहाँ हम लौ चलाते थे भैया, इसमें किरासन भरी होता था, ढिबरी कहते हैं। यहाँ ढेबर झील है, ये ढेबर झील कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ढेबर झील राजस्थान में मानव निर्मित झील का जो है ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड निर्मित जो झील है, लेक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा है ना, भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यह झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इनके अलावा इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका सागर झील, ये भी कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रेणुका डैम भी है ना, रेणुका जो है डैम भी है, यही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, रेणुका सागर झील लिख दिया, ठीक है। रेणुका झील भी, रेणुका डैम भी है, रेणुका बांध, ये भी आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये आपका उड़ीसा के अंदर है। और आपको पता होगा कि जब अपना रामसर साइट में अपना जो है सामान जाने लगा, मतलब सामान ने भैया तथ्य जाने लगे, साइट जाने लगे, तो सबसे पहले चिल्का झीली गए थे 1983 के अंदर, 1983 के अंदर, और इनके साथ केवला देवी भी गया था, केवला देवी और चिल्का को पहली बार रामसर में जगह दिया था। रामसर पे एक अलग से वीडियो बना दिया, देख लीजिए। अच्छा, जो बच्चे अब एग्जाम में बैठना है ना, तो जो टॉपिक वेज प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे 21 छोटे छोटे वीडियो हैं, जरूर देख के जाए। 21 में से कितना भी कम एग्जामिनर पूछेगा ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगर 21 में आप मान लीजिए 5 घंटा समय खर्च करते हैं और 5 घंटा में 5 क्वेश्चन सही करके आते हैं, 10 नंबर
लेके आते हैं तो हमारे लिए ये घाटे की सौदा तो नहीं होगी, बाद बाकी आपके ऊपर है भैया, है ना। भारत में सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, ये अच्छा वेम्बनाड झील ये केरला में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका जो है ये बुलर झील है, यहाँ गलत लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही करता हूँ। भारत में सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील ये आपका केरल में है ना, यहाँ पे आपका बोट रेसिंग का कार्यक्रम भी होता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये बुलर झील है, न कि लोनार झील है, गलती अरे आगे लग जाएगा, है ना। लोनार झील ये नमकीन है, बुलर झील मीठा है, उल्टा हो जाएगा, है ना। बुलर झील है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है भैया। इसके अलावा लोनार महाराष्ट्र में है, ये आपका उससे निर्मित है, किससे बोलते हैं, उल्का पिंड से। इनके अलावा झीलों का शहर जो है उदयपुर को, इनको जो है रामसर शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। उदयपुर का गठन उदय सिंह सेकेंड ने किया था, ये भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जयपुर का गठन जय सिंह द्वितीय ने किया था, ये भी आपके एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार से, है ना, दीन पनाह नगर की गठन जो है हुमायूं ने किया था, हुमायूं दीन पनाह नगर, है ना। इनके अलावा मकसूदाबाद जिसके बाद में नाम हुए मुर्शिदाबाद, ये किए थे भाई अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भी जो गठन किए थे, फतेहपुर सीकरी का, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना, ये सब काम आएगी आपका। नागलपुरम की गठन जो है कृष्णदेव राय ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद में कि आगरा शहर पढ़ते पढ़ते तो मैं भी आगरा चला गया, है ना, आज से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब नहीं पूछेगा अब आगरा का किसने किया। इनके अलावा प्रथम सिख एंग्लो युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हार्डिंग के समय लाहौर की संधि भी उसी काल में हुई थी, ठीक है। ये युद्ध हुआ और लाहौर की संधि भी हुआ उसी के समय 1846 में हार्डिंग के समय। अच्छा, हार्डिंग के समय एक अच्छा और भी चीज हुआ, नरबली प्रथा पे रोक। नर मतलब होता है इंसान भैया, बलि मतलब आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये उड़ीसा में जो है कुछ जाति पाए जाते हैं जिनका नाम खोंड, तो वहां पे प्रचलित था, हालांकि बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन इसको भी रोक लगाया था इन्हीं के काल में, एक अच्छा काम हुआ। इनके अलावा सती प्रथा का अंत आप जानते हैं 1829 में विलियम बेंटिक के काल में हुआ, यह भी एक अच्छा काम हुआ था। इनके अलावा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये ऑकलैंड के काल में हुआ था। 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था, और यही कैनिंगवा जो है भारत में प्रथम वायसराय बना था। इनके अलावा द्वितीय अफगान युद्ध 1878-80 में अंग्रेज गवर्नर लिटन के काल में हुआ था। लिटन काम के आदमी है, यहाँ बर्नाकुलर प्रेस जो है, ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही चलाया था। ये काम के आदमी जो है काम के नहीं है भाई, काम के नहीं है, नकारा है। बर्नाकुलर चलाया था, प्रेस पे रोक लगाया था। हाँ, रिपन काम क्या है, रिपन अपना काम क्या है, क्यों, क्योंकि इसी के काल से 1881 में जो है जनगणना स्टार्ट हुआ 10 वर्ष पे, और रिपन ने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी करवाए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा जो इंडियन आर्म्स एक्ट आया था ना 1878 में, तो ये भी आया था लिटन के काल में ही। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन ये 1863 में गवर्नर था एल्गिन, ये सब पूछा जाता है ना। प्रसिद्ध कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था गुरु राम सिंह और बालक सिंह के समक्ष में, तो ये नॉर्थ ब्रुक था उस समय। निजाम और आपका मराठों, यहाँ मैराथन लिखा गया है, दौड़ना नहीं है भाई, युद्ध हुआ था। निजाम और मराठों के बीच जो खेरा की लड़ाई हुई थी 1795 में, जॉन सोर के समय हुआ था। 2 जगह गलती हुआ है, करेक्शन करके हम पीडीएफ देते हैं, तो मन में बिल्कुल जो है कोई दुविधा ना रखें। इनके अलावा ये खेरा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक खेरा सत्याग्रह भी होता है, एक खेरा आंदोलन भी होता है ना, और एक जो महात्मा गांधी की भी खेरा आंदोलन 1918 में हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जहां पे जो है वहां के किसानों को मदद पहुंचाया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। बताइए सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होगा, अगर टेम्परेचर जो है कमरे की टेम्परेचर समझ, साधारण टेम्परेचर करने का मतलब क्या है 2 डिग्री नहीं, कमरे की टेम्परेचर जो 25 से 26 डिग्री इतना मान लीजिए, है ना, तो ये अमोनिया होता है ना। अमोनिया जो है इस चारों में सबसे ज्यादा वाटर सोलुबल हो जाएंगे अगर टेम्परेचर की स्थिति सामान्य है। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पूछे ना तो नहीं मार देना ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम को टिक करना पड़ेगा ना कि नाइट्रोजन को, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड एक अलग चीज है। वायुमंडल वायु के मतलब 5 गो लेयर है हमारे माथा के ऊपर, उसको वायुमंडल कहते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा पेड़ पौधे के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होती है क्या, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं दोगे तो पेड़ का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, क्योंकि जो हरा वाला पोर्शन है यही लाता है ज्यादातर। इसीलिए आप देखेंगे गाँव घर में गेहूं की खेती को पटा के यूरिया मारते हैं, तभी ज्यादा हरा निकलता है धमधा के। इनके अलावा सबसे अधिक नाइट्रोजन
उर्वरक का जो है उदाहरण यूरिया है, और यूरिया के आविष्कारक कौन थे? बोल्हर। बोल्हर किधर गए भाई? इधर है बोल्हर, ठीक है। नाइट्रोजन को जो है पेड़ पौधे किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, NO3 के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र N2O होता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का जो ये सूत्र है N2O, कभी कभी सूत्र भी पूछता है ना, तो ये हंसने वाली गैस या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका उपयोग जो है ना चिकित्सीय प्रणाली में होता है, ऑपरेशन करने के लिए निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं जिम्मेवार है किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जिम्मेवार है किस लिए? ग्लेशियर को पिघलाने के लिए। जिम्मेवार है किस लिए? असमय वर्षा के लिए। जिम्मेवार है किस लिए भैया? है ना, तो बहुत सारी चीजें देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होगा जिससे ये सब चीज होगा, तो ये सब भी योगदान करता है इसमें, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से आने से क्या क्या होता है? समुद्र में जल की लेयर भी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लेशियर पर पिघलेगा तो अंततः जल कहाँ जाएगा? तो वहीं जाके समाएगा जो सबको आश्रय देता है, सभी प्रकार के जो जल राशि है यानी समुद्र, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपरकशन नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग का? तो उसमें से एक ऐसा रहता है कि जो उसका प्रभाव नहीं होता है। उसका प्रभाव जैसे हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि घट जाएगी, है ना, तो ऐसा कुछ रहे जो आपको ठीक करना, आप समझ रहे हैं ना। इनके अलावा अत्यधिक यहाँ पे क्या है? अत्यधिक भारी गैस है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है, भोजन बनाने के रूप में जो है काम में लेते हैं पेड़ पौधे। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जो पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाने की क्रियाकलाप है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस कब होता है? तो दिन के समय होता है, रात के समय नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे मत सो, नहीं तो सफोकेशन से आदमी की मृत्यु हो जाती है और लोग कहते हैं कि भूत मार दिया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो सोडा वाटर है, इसको बनाने में भी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आप ढक्कन खोलते हो तो ऐसे निकलता है ना, ये सब क्या निकल रहा होता है? ये सब निकल रहा होता है। चलिए आगे काम बात करते हैं। अग्निशामक पदार्थ जो होता है ना, आग बुझाने वाला, है ना, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का अहम रोल होता है। चलते हैं हम आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन के विपरीत काम करता है। ऑक्सीजन जो है आग जलाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में मदद करता है। इनके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हर चीज ने प्रकृति में एकदम सिस्मेटिक ढंग से बनाया प्रभु ने, हम लोग छेड़छाड़ करके उसे जो है अनबैलेंस कर देते हैं। देखिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसका सेम उल्टा गुण है ना, एक वो जलाने के लिए यूज होता है, एक वो बुझाने के लिए यूज होता है कि नहीं। इनके अलावा अमोनिया, अमोनिया क्या होता है भाई? हाइबर प्रोसेस से जब इसे बनाते हैं तो ये लोहा का चूर्ण जो है उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। इनके अलावा तरल नाइट्रोजन अत्यधिक ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। जल का सर्वाधिक जो आपका डेंसिटी होता है ना, जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वॉल्यूम जो है जल का सबसे कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के उल्टा काम करता है। जहां पे ज्यादा घनत्व होगा तो उसका जो है आयतन कम हो जाएगा। तो इतनी बात आपको इस स्लाइड से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का गठन 1906 में किसने किया था? देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का गठन 1906 में ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस 2023 ने एक क्वेश्चन पूछा कि बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था। तो अब जिसको पता है 1904 जो टुडे एग्जाम का फैक्ट पढ़ा है आराम से मार के आएगा, नहीं तो उधर पेन खटखटाएंगे, है ना। तो बी आर सिंधे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का गठन 1906 में किए थे, है ना। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में मुंबई में बी आर सिंधे के द्वारा किया गया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ईस्वी भी जरूर याद रखें भैया इन सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि ईस्वी पूछता है। इनके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये दोनों को साथ में ही याद रखेंगे, मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि दोनों का सूत्रधार एक ही पर्सन है ना। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये 1927 में चलाया जाता है, मैं यहाँ लिखता हूँ आप नोट करें। और जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये 1924 में। दोनों का कैरेक्टर कौन है भैया जो लीड रोल किए थे? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर साहब। इनके अलावा जो आपका एचआरए है ना, उसकी भी ईस्वी याद रखेंगे। एचआरए की ईस्वी जो है 1924 होती है, और एचएसआरए की ईस्वी जो है 1928 होती है, 4 साल के बाद में, है ना। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल और इसके सहयोगी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह ने नामकरण किया, लेकिन पहले विचार चंद्रशेखर आजाद के मन में आया, दिल्ली में 1928 में नौजवान सभा के सदस्यों के साथ में कर दिया था। अच्छा नौजवान सभा की बात आई, नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब ने किया था। भगत सिंह साहब के बारे में कल मैं पूरा फैक्ट दिया था, जन्म से लेकर के जो है उनके फांसी और आगे की क्रियाकलाप तक किताब उताब जो भी लिखे हैं। इनके अलावा
राधा स्वामी सत्संग सभा का गठन 1861 में आगरा में किया गया था शिव दयाल के द्वारा। इनके अलावा रहनुमाई मजद आसन, इस प्रकार से भैया नाम है संस्था का जो गठन किया था, आपको याद रखना ही होगा। जैसे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, आपने याद रखा, अभी यूपी पुलिस में आया है खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान का, है ना। उसी प्रकार से इसे भी याद रखना है, इनका नाम है रहनुमाई। रहनुमा समझते हैं ना, रहनुमा शब्द है ना, उसी से बना है। अब मेरे ख्याल में ये फारसी या फिर उर्दू लफ्ज का शब्द होगा, है ना। रहनुमाई मजद आसन सभा का गठन 1951 मुंबई में फुरदानजी नरौजी के द्वारा और एस बंगाली के द्वारा करा गया था। इसके अलावा भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में कोलकाता में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन किस समाज से जुड़ा हुए कैरेक्टर हो सकते हैं, तो प्रार्थना समाज से, है ना, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। हाँ सही है भाई, सही है। इसके अलावा जो है आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा पुणे में किया गया था। जहां भी हरिजन शब्द आएगा महात्मा गांधी आंसर करके आने का है, ठीक है भाई। इनके अलावा हरिजन शब्द जहां भी रहेगा, कहाँ भैया, क्या बताए, महात्मा गांधी से जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये केशव चंद्र सेन जो है ये प्रार्थना समाज से नहीं होगा, ये ब्रह्म समाज से होगा, क्योंकि आप इसके देखिए सुधार संघ है, सुधार मतलब जो है ब्रह्म समाज जो है अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए आया था, जैसे सती प्रथा वगैरह को हटाने के लिए जो है ये कार्यरत रहे थे। तो केशव चंद्र सेन का नाम जो है वैसे तो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, वो भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। अब ब्रह्म समाज के मेन फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन राय, 1828 कोलकाता के अंदर है, ठीक है। ये प्रार्थना समाज जो हमने बताया वो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में किया गया था। मैं इस क्वेश्चन को बहुत लो समझता हूं, इसलिए पढ़ाया नहीं, और कई बार पढ़ा चुका हूं तो मन नहीं करता पढ़ाने का। इनके अलावा ये जो 1867 में हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो आत्माराम पांडुरंग के साथ जो थे आपका महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने 1861 में एक संघ बनाया जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह संघ, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो 1856 में आया था, जिसमें कार्यरत थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि, ठीक है। लेकिन अगर संघ पूछेगा विधवा पुनर्विवाह संघ तो आपको ये आंसर मारना है, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक होगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गोडाल सिंध में हुई थी इसकी मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1351 तक रहा था, 1351 में टपक गए थे। यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों में सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक थे, ठीक है भैया, सबसे अधिक एजुकेटेड थे उस समय का। इन्हीं के काल में मोरक्को के निवासी इब्न बतूता भारत आया था, जो इनके अधीन काजी का कार्य भी किया था। इनके अलावा इन्होंने अरबी ग्रंथ रेहला की रचना भी करी थी। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था। मैंने आपको इस फॉर्म में काफी सारे क्वेश्चन बता दिया है कि शासक आया और अपनी राजधानी को तय कर लिया, ठीक है, मतलब अलग कर लेता है कुछ अच्छा होने के लिए, गुड लक के लिए करता है या फिर किसी और कारण से। तो इसमें कौन कौन है, हर्षवर्धन है, बंगाल के 2 शासक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है, सब मैं बता दिया हूं कि राजधानी कैसे स्थानांतरित करते हैं। इनके अलावा इल्तुतमिश भी है भाई, इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली लाया था, सल्तनत का राजधानी दिल्ली बनाने वाला शासक इल्तुतमिश ही है। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, इनके प्रमुख शासक मतलब पहला वाला जो शासक है संस्थापक, इनका नाम दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम वास्तविक शासक जो है इल्तुतमिश, आखिरी शासक इब्राहिम लोदी 1526 पानीपत के प्रथम लड़ाई बाबर के आने तक। खिजर खान वैसा शासक था जिन्होंने दिल्ली सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। यह भी क्वेश्चन अलग से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है खिजर खान, है ना। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान कहा जाता है। यहाँ पे इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद से पढ़ेंगे ना, इतनी क्वेश्चन इतनी फैक्ट ढूंढेंगे तो हमको लगता है कम से कम 2 से 3 घंटा तो आपको सिर्फ सोचने में लगेगा कि भाई ये सब भी पूछे जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं कि एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह बता देता हूं, जिससे क्या होता है कि बच्चे को याद रखने में भी इजी होती है और खास करके उसको याद आ जाता है कि भाई ये वाली क्वेश्चन है ना, ऐसा एक और क्वेश्चन होता है। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग काफी ज्यादा सोचने लगता है इस क्षेत्र में और बहुत ज्यादा मतलब आपको इसकी अच्छी रिजल्ट लेके देता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे यही चीज आप देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, सिकंदर लोदी को निजाम खान कहा जाता है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है, बिंदुसार को
को अमित घात, ये बिंदुसार मौर्य वंश का है ना। बिंबिसार था हर्यक वंश अजातशत्रु का पिता, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाबर को कलंदर कहा जाता है दानशीलता के भावना से लिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे गलत है, बाबर को कलंदर। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श है ना। इसके अलावा मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है, शेरशाह सूरी को फरीद खान कहा जाता है, अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता है, बाबर को जहीरुद्दीन कहा जाता है, हुमायूं छूट गया बच्चा तो उनका नाम रखिए नसरुद्दीन, है ना। इनके अलावा शेरशाह सूरी को खुर्रम, है ना। इसके अलावा जो आपका शाहजहां को खुर्रम और शेरशाह सूरी को फरीद खान कहा जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी को फरीद खान में लगाइएगा, शेरशाह सूरी को फरीद खान कहा जाता है और खुर्रम जो है ये शाहजहां को कहा जाता है। तो इतना जरूर ध्यान रखें, यहाँ दो जगह मिसप्रिंट है, सही करके दूंगा बाद में, कि आपको ध्यान रखना है। मिसप्रिंट कौन सा, एक ये है मोहम्मद बिन तुगलक को लाख बख्श लिख गया, ये नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं और शेरशाह सूरी को खुर्रम नहीं, शेरशाह सूरी को फरीद खान कहते हैं और खुर्रम कहते हैं हम शाहजहां को। तो ये मिसप्रिंट है इस स्लाइड में, इतना करेक्ट करके बाद में सब ठीक है। इनके अलावा राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, वुड माने लकड़ी वाला, है ना। तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये जीआई टैग जो है इन्हें दिया गया है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट का, लकड़ी से एक प्रकार का कला। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से हैं भौगोलिक सर्टिफिकेट जीआई टैग जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है? ये कौन है? गुच्छी मशरूम, मशरूम आप सभी जानते हैं ना, मशरूम को जीव माना जाता है भाई। इनके अलावा कानी सॉल, कश्मीरी पेपर मेसी कला, इसके अलावा कश्मीरी सुजनी क्राफ्ट, कश्मीरी केसर, बहुसली पेंटिंग, ये सभी के सभी जो है जम्मू कश्मीर के जीआई टैग से सम्मानित वस्तु है। इनके अलावा जनवरी 2024 में बांचो लकड़ी शिल्प कला, है ना, लकड़ी से ये भी शिल्प कला है, इनको जीआई टैग दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा उस्ता शिल्प कला राजस्थान और बीकानेर का है ये, और कोफ्तागिरी धातु शिल्प कला ये राजस्थान के ये भी हैं, ठीक है, ये उदयपुर का है। तो इन दोनों का भी जो है जीआई टैग दिया गया है भाई। इनके अलावा आज कला पे बात फोकस करेंगे और मैंने हाल फिलहाल में जीआई टैग से जो भी क्वेश्चन देखा उसमें चावल को ज़्यादा जो है चोट करते हैं, या उनको भी चावल खाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो चावल चकेवा चावल ये असम का है, खमती चावल अरुणाचल प्रदेश का, आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश का, मरचा चावल बिहार का, इन सभी चावलों को ना जीआई टैग दे दिया गया है। इनके अलावा जगोई भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से किस रूपों की प्रमुख शैली है ना। जैसे शास्त्रीय संगीत के कई सारे रूप होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ध्रुपद हो गया, है ना, ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, तराना हो गया, ये सब जो आपका शास्त्रीय संगीत के अलग अलग कैटेगरी है। उसी प्रकार से एक जगोई नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य से ताल्लुक रखता है, तो ये रखता है भैया मणिपुरी नृत्य से, ठीक है, मणिपुरी का फॉर्म जगोई। इनके अलावा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है, इसमें भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार में आएंगे तो जो भी सिंह सरनेम रहेंगे 99.9% केस में आपका सही होगा अगर सिंह सरनेम है तो, ठीक है भाई। एक आध परसेंट जो है, एक आध आजकल में आगे तो ठीक है, नहीं तो अब तक तो मैं ऐसे ही देखता आया हूं कि सिंह सरनेम जो है मणिपुर में रहता है, जैसे नल कुमार सिंह, आतम सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, है ना, बिपिन सिंह, है ना, ये सब जो भी सिंह है। इनके अलावा झावेरी सरनेम दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कलावती देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी, अमुवी देवी, अमुवी सिंह, ये सभी के सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित कैरेक्टरों में से हैं। इनके अलावा मणिपुर के अन्य प्रमुख नृत्य और त्योहार को देखेंगे तो एक थबल चुंगवा नृत्य होता है, ये लोक फोक डांस है जो आपके याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है। याओसांग मणिपुर में होली के जैसा त्योहार होता है जो 5 दिन तक चलती है। इनके अलावा थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म नृत्य है। इनके अलावा काबुई रासलीला आप मणिपुर के अलावा और भी जगह देखेंगे। लाय हरोबा ये मणिपुर की प्रमुख त्योहार है। नुपा, ये भी नुपा डांस जो है मणिपुर में होती है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख त्योहार और लोक नृत्य में आएंगे तो मोपिन, सोलुंग, ड्री फेस्टिवल, पोपीर डांस, बर्डो छम, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपका जो है मतलब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन में से आंसर है कि भाई मोपिन वहाँ पे, सोलुंग वहाँ पे, ड्री फेस्टिवल, पोपीर डांस, बर्डो छम विज्ञान है। इसके अलावा मेघालय के प्रमुख नृत्य में और डांस में आएंगे तो लाहो नृत्य और त्योहार में वेंदनी खलम, वांगला, नोंगक्रेम, साद सुक, ये सभी के सभी जो है मेघालय से। बात कि मेघालय में गारो खास जयंतिया पर्वत भी है और जनजाति भी है। भारत में दूसरे सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन बन गए हैं तो नवीन
पटनायक है ना, नवीन पटनायक है ना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये दूसरे सबसे अधिक समय तक भारत में मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहने वाले कैरेक्टर बन गए हैं। ये हाल फिलहाल की क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ये पवन चामलिंग साहब का जो है रिकॉर्ड है। पवन चामलिंग सिक्किम का, पहला पवन चामलिंग, दूसरा नवीन पटनायक और तीसरा ज्योति बसु के जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पहले ये दूसरे स्थान पे थे है ना। 23 वर्ष 137 दिन, अब 139 दिन जैसे क्रॉस किया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दाग देंगे। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली महिला अभी भी शीला दीक्षित एज इट इज है। दूसरे स्थान पे जयललिता मैडम है। जयललिता मैडम जो है ये आपके फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री बनी थी, ये बात आपको ज्ञात होगा। इनके अलावा तीसरा स्थान पे ममता बनर्जी दीदी है। इनके अलावा भारत में पहले महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में, और इत्तेफाक से प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी, सरोजनी नायडू मैडम। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाली प्रथम महिला भारतीय हैं। इनके अलावा प्रथम लोकसभा में महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह है ना, प्रथम जो है चुनाव आयुक्त महिला BS रमा देवी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा वर्ष 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 1982 में प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व जो है ये SJ कासिम के द्वारा किया गया था। ये NTPC 2019 में पूछा एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया ये क्वेश्चन है। चूंकि मैं अंटार्कटिका के बारे में एक एक बात बता दिया हूं तो ये भी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगुवाई किसने किया, तो ये आपका SJ कासिम। भारत के अंटार्कटिका क्षेत्र का नियंत्रण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने देखा होगा अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया? तो इसका आंसर था पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। अंटार्कटिका किसे कहते हैं और आर्कटिक किसे कहते हैं तो मैं बता ही चुका हूं कि जो आपका पृथ्वी गोल है इसके बीचों बीच जो रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में। जो आपके उत्तरी साइड, जो आपके उत्तरी ध्रुव होता है, ये वाले सबसे साइड की एरिया उत्तर का, इसे हम कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? आर्कटिक क्षेत्र। ये ठंडा प्रदेश होता है। और इनके कहते हैं भाई अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र कहते हैं दक्षिण वाले भाग को। तो यही अंटार्कटिक और आर्कटिक की चर्चा हो रही है। बाद बाकी यहाँ पे जो जोन है इसे हम ITCZ जोन कहते हैं, है ना, या बीच वाले जो एकदम बीचों बीच गए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। इनके अलावा जो आपका अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, इनका नाम था दक्षिण गंगोत्री। इसकी शुरुआत 1984 में हुआ था, दूसरी बार 1989 यानी 1989 है ना, 89 को 79 बोला जाता है कई बार, है ना। तो 1989 में है ना दूसरी बार मैत्री नामक जो है ये लगाया गया अनुसंधान केंद्र, और तीसरा लगाया गया था आपका भारती 2012 में, ये लेटेस्ट है। तो अंटार्कटिका में 3 लगाए गए अब तक, और जो आर्कटिक क्षेत्र में है ना एक ही लगाया गया जिसका नाम है आपका क्या भैया? हिमाद्री। ये कब लगाया गया था? 2008 में। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आर्कटिक क्या अंटार्कटिका क्या है, नहीं तो बच्चे क्या समझते हैं तो फिर ये पहला कैसे हुआ जब आपने 3 पहले ही बता दिया, तो उसको लगता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक एक ही है। ठीक है, इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? खड़गवासला में। ये काफी बार पहले पूछा जाता था, आज भी पूछे जाने के आसार है, जैसे GD वगैरह एग्जाम में ये खोजता रहता है, NDA है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये महाराष्ट्र के पुणे में है, केमिकल लेबोरेटरी। इसके अलावा भारत में मौसम विज्ञान विभाग ये नई दिल्ली में स्थित है, और यह भी पृथ्वी मंत्रालय के अंदर कार्यरत एक प्रकार का संस्था है। इनके अलावा IFSC, उल्टा लिखा गया क्या? हाँ सही लिखा है, IFCS लिखा गया। IFSC इसका मुख्यालय आपका गुजरात के गांधीनगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान नीरी ये आपका नागपुर में है। भारत में सार्वजनिक मामले के केंद्रीय मुख्यालय ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो जहाँ पे लोग टैक्स अपना फाइल करके भेजते हैं, ये भी बेंगलुरु में ही है ना। इसके अलावा इसका नाम ही है सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु। ठीक है, इनके अलावा भारत का सिलिकॉन वैली ये भी बेंगलुरु में है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में है। राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इसका एग्जाम भी हुआ था, तो ये दिल्ली में है ना। और अभी जो है आप जानते होंगे कि स्वामीनाथन साहब जो है, स्वामीनाथन साहब वो चर्च में रहे थे, है ना। तो ये भी आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है ICAR का। इनके अलावा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद में पोषण संस्थान भी है, हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय भी है, हैदराबाद में चार मीनार भी है, हैदराबाद
में रामानुजन की जो प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी भी है, हैदराबाद में बहुत सारे मेनी मोर चीज है। इसके अलावा गंगाधर प्रधान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य के कलाकारों में गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, स्टार लगाएंगे, भरतनाट्यम भी करती है इसलिए। गुरु केलुचरण महापात्रा, इंद्रानी रहमान, ये विदेशी मूल के मतलब भारतीय मूल के, लेकिन ये कई सारे विदेशों में भी नृत्य किए और कई सारे नृत्य जानती है जिसमें ओडिसी भी जानती है। इलियाना सिस्टरिष्टि, मीनाती मिश्रा, माधुरी मृदुल, ये सभी के सभी जो है आपके ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए कैरेक्टरों में से हैं। बाद बाकी सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी कर लेती है, ये फिक्स है, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओडिसी नृत्य जो है देवदासी परंपरा से जो है निर्मित नृत्य है भरतनाट्यम के साथ, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, वर्तमान में 8 है जो आपके सामने है। इनके अलावा जो 6 है ना वो हाफ क्लासिकल डांस है जो 3 स्टेट में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में करी जाती है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी कर लेती है, बता दिया। सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था नृत्यांगना में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ओडिसी नृत्य के प्रमुख गुरु जो गुरु केलुचरण महापात्र है, ये सृजन नामक जो है डांस स्कूल की स्थापना करे उड़ीसा के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और गुरु केलुचरण महापात्रा को SSC GD 2023 में पूछा है कि गुरु केलुचरण महापात्रा को 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय के द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब किसे किया गया था? तो गुरु केलुचरण महापात्रा को, ठीक है। इनके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने है और 6 क्लासिकल भाषा भी आपको याद होगा, साउथ का पूरा, ओडिसी और संस्कृत। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक वेस्टर्न लेन के लेखक लेखिका कौन है? चेतना मारू। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्यों आएंगे? तो इसलिए आएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैंने बुकर पुरस्कार आपको बताया है कि जो पाम लिंच को मिला है, आयरिश लेखक है पाम लिंच, है ना, तो उनको मिला है। तो ये जो बुकर पुरस्कार है काफी महत्व रखते हैं, एक तो विदेशी पुरस्कार, इतने बड़े पुरस्कार, है ना, तो इसमें जो है इनकी पुस्तक को नॉमिनेट किया गया था। ये भारतीय मूल के चेतना मारू है जो गुजरात में एक लड़की के ऊपर एक किताब लिखी थी, जो इनका पुस्तक सिलेक्ट हुआ था, हालांकि नहीं मिला, ठीक है। तो चेतना मारू का ये किताब है वेस्टर्न लेन, ठीक है। इसके अलावा 2023 में बुकर पुरस्कार विजेता प्रॉफिट सॉन्ग को मिला है, जिनके राइटर कौन है? पॉल लिंच, कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के। पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है? अमृत माथुर। गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में घर पे अगर बच्चे पढ़ के नहीं गए और एग्जाम में आ गए पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक, तो इनको लगेगा कि हाल में ही कौन रिटायर हुआ है भाई, उनको जो है मार दीजिए, है ना, तभी ऐसा जो है कुछ लिखेंगे। इनके अलावा फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, अच्छा बनारस के बारे में है ना, तो ये राधिका अयंगर। कोल्ड ब्लेडेड लव, है ना, कोल्ड ब्लेडेड मतलब समझ रहे हैं ना, कोल्ड ब्लेडेड आपका जो है फ्रेज है, पूछा भी जाता है, इडियम है ना, तो ये पूछा जाता है कोल्ड ब्लड, है ना, ये आपसे क्या इसका मतलब क्या होता है? निर्दयता के साथ किया हुआ कुछ भी, तो यहाँ पे कोल्ड ब्लेडेड लव है, इसके लेखक गिरीश दत्त शुक्ला है। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत के लेखक विक्रम संबंत नहीं है, संपत है भाई, संपत, है ना। इनके अलावा तुम पहले क्यों नहीं आए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। किताब का नाम, क्योंकि ये नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है भाई, आम आदमी की पुस्तक नहीं है ना। आप जानते हैं मलाला यूसुफजई के साथ जो है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। द गोल्डन बर्स या फिर ईयर, रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बच्चे गलती करेंगे, रेडियो और रेडियोग्राफी में बहुत फर्क है। रेडियोग्राफी जो है ना चिकित्सा से संबंधित, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह आप कराते हो ना, तो उसे भी इस प्रकार की नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये चिकित्सा वाला टर्म है भाई रेडियोग्राफी है, वो रेडियो हम कान से सुनते भी है, वो रेडियो पे बात भी होती है ना, तो रेडियो में बड़ा विविधता है। रेडियो का भी अपना इतिहास है इंडिया में, जैसे 1923 में सबसे पहले रेडियो का प्रचलन इंडिया में शुरू हुआ, लेकिन हल्के फुल्के, फिर 1927 में सेटअप बैठाया गया निजी तत्वों के द्वारा, फिर उसको जो है 1930 में अलग नाम दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, और फिर 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दे दिया गया। तो ये रेडियो का कुछ इतिहास है। बाद में कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके समय भी रेडियो का जो है प्रसारण किया गया था, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं था, वो एक मैसेज भेजने के लिए हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। तो विश्व रेडियोग्राफी 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 का थीम क्या था? रोगी सुरक्षा का जश्न। तो आप समझ गए होंगे रोगी सुरक्षा कहाँ होगा, रेडियो सुन के रोगी बनता है आदमी, है ना, तो भाई ये जो है चिकित्सा से संबंधित टर्म है। विश्व रेडियो दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है, और 23 फरवरी को इंडिया में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाते हैं। 17 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है बताइएगा। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, FAO वाला, रोम में जिसका मुख्यालय है। इनके अलावा जो आपका ओजोन संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को, है ना। इनके अलावा 29 अगस्त को
को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 जून को क्या होता है भैया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महान लोबिस के जन्मदिन पे 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा संचालित होम रूल लीग में शामिल होने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे? गैर कांग्रेसी कहेंगे तो मामले गलत हो जाएगा भाई। कांग्रेसी नेता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है होम रूल लीग में सबसे पहले जो है शामिल हुए थे, कांग्रेस के सदस्य होने वाला, है ना। इनके अलावा होम रूल लीग के संचालन इंडिया में कौन की थी? एनी बेसेंट और तिलक 1916 में, है ना। इनके अलावा जो तिलक साहब है ना, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बात इस दिन हुई थी कि जिस दिन असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ ना, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब भी प्रभु का बहुत अच्छा बनाया हुआ वो होता है, मतलब एक लिंक होता है। इनके अलावा एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को संचालन की थी और इनका मुख्यालय अड्यार में 1882 में बनाया गया था। वैसे जो ओरिजिनल थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा लगाया गया था। एनी बेसेंट कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कोलकाता में, लेकिन मैंने कहा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में। इनके अलावा केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में एनी बेसेंट ने किया था, है ना। 1791, हाँ हो सकता है, नहीं, इतना दिन कोई जिएगा क्या? 1891 में कीजिएगा, ठीक है, 1891 में होगा, ठीक है भैया, नहीं तो ये 400 साल 300 साल थोड़ी जिएगा भाई। 1891 में कीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना, है ना। और यही आज क्वेश्चन यूपीपी में पूछा था कि भाई जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसके मदद से हुआ था? और ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय नहीं दिया गया था। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा रखा था कि भाई यही जो है बीएचयू का फाउंडर, मतलब आधार है। इसी का बदला हुआ नाम समझ लीजिए या फिर विस्तारित रूप समझ लीजिए बीएचयू, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आज अब जो है में काम आ गई थी, तो मैं फिर से आपको जो है यहाँ पे रख लिया हूँ। इनके अलावा भारतीय संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब पेश किए थे। जवाहरलाल नेहरू से एक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। पहली बार देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। इसी कारण हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और इसी दिन को तरोताजा किए थे, ठीक है। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में हुआ था। विदेश के धरती से पहली बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड जो है मैडम भिखाजी कामा स्टुगार्ट 1907 में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजादी के बाद दिल्ली में लाल किला पर झंडा फहराने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लाहौरी गेट से आपका जवाहरलाल नेहरू ही थे। लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, ये दिल्ली के लाल किला प्रांगण में स्थित है ना। इनके अलावा स्लाइस एंड बर्न कृषि को इस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? तो झूम कृषि से आप जानते होंगे। मैं रिपीट करवा रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ज्यादातर ढलानों वाली एरिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है जहां पे भूमि समतल नहीं होती। झारखंड में की जाने वाली इस प्रकार कृषि को हम कुरुबा कहते हैं। मध्य प्रदेश में की जाने वाली इस प्रकार कृषि को हम दहिया कहते हैं। राजस्थान में बलरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं। इस प्रकार से इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा कृषि का प्रकार है मिश्रित कृषि। इसमें पशुपालन और कृषि साथ में होता है। गहन कृषि एक प्रकार का कृषि है जो कि कम सेक्टर में अधिक पैदावार की जो है मंशा होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में। बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में जो है आप शीशम का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो समझिएगा कि सब पेड़ में लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ सब्जी वाला, साग सब्जी वाला पेड़ लगता है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे ही इसमें उगाया जा सकता है ना। कि भाई जड़ का ठिकाना ही नहीं तो शीशम का पेड़ कहाँ लगेगा, समझ रहे हैं ना, है ना। तो ये खेती वाला, मतलब खाने योग वाला पौधे ही लग सकता है, व्यापारिक पौधा इसमें नहीं लगता। वर्ष 2023 के अनुसार सर्वाधिक कपास के उत्पादन कहां भैया हो रहा है? तो भारत में प्रथम हो रहा है। या फिर भारत में कौन सा रैंक है? तो प्रथम है। विश्व में प्रथम स्थान कपास हो गया भारत का, दूसरा स्थान चाइना और तीसरा स्थान अमेरिका का हो गया। इंडिया में प्रथम स्थान हो गया गुजरात का। कपास काली मिट्टी की फसल है। बोनेस में कौन सी धातु या फिर पदार्थ पाई जाती है? भाई बोनेस होता है ना, तो राख है ना, हड्डियों की राख। तो ये आपका जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। किडनी में पाया जाने वाला जो पथरी होता है वो किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की, है ना। एक जैसा प्रश्न है ना, बात है। तो इसके अलावा हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट पाई जाती है। खाने वाले जो अम्ल सिरका होता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इसका सूत्र पूछता है CH3COOH होता है ना। इनके अलावा अम्लता दूर करने वाली जो आपकी वस्तु है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। MgOH का होल्टोएस होता है इसका सूत्र। इनके अलावा खाद्य पदार्थों को जो संरक्षित रखते हैं हम, वो सोडियम बेंजोएट के माध्यम से रखते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे। समुद्री जल में सबसे अधिक सोडियम पाई जाती है, इसके बाद मैग्नीशियम और फिर कई सारे चीज पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे में एक प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है? आप लोगों से आंसर डिमांड है, यहाँ पे लिखा है आंसर प्लीज, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं इस माध्यम से ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन बच्चे जो है शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी बच्चों को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके, अरे ज्यादा मोह माया मत देखो, 50, 60, 70 रुपए की मेरिट में नाम आ जाएगी ना तो 7,000 क्या 7 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।